हजारों लोग जख्मी हुए, 300 से ज्यादा लोग अपनी जान से गए। शेख हसीना का लगातार चलता हुआ 15 साल दौरे हुकूमत अपने इख्तिताम पर पहुंचा और बांग्लादेशी अवाम ने एक बार फिर पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि वो एक आज़ाद कौम है और अपना हक लेना जानती है। बहरहाल अब इन तमाम बातों से ये जो भी हुआ, इससे सवाल उठता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। और अब जब शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है तो बांग्लादेश को कौन संभालेगा, क्योंकि अभी तो बांग्लादेशी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वक्रुज़्ज़मान ने चीज़ें अपने हाथ में ले ली हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी 5 अगस्त को दी गई तकरीर माजी में दी गई इन तकरीरों की तरह साबित, क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेशी फौज का भी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा साफ नहीं है। तो चलें आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाबात को जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैज़ान नज़ाम आरफानी है और मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। अगर आप नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलें इसी के साथ ही अपनी वीडियो के पहले सवाल के साथ कि आखिर ये सब कैसे हुआ शुरू करते हैं। तो देखें, इस साल जून के महीने में बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 2018 में ख़त्म हुए बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सिविल सर्विस कोटा सिस्टम को दोबारा अमल में लाने का फैसला किया। अब क्योंकि इस कोटा सिस्टम के मुताबिक गवर्नमेंट जॉब्स की तकरीबन 55% सीट्स 1971 की जंग लड़ने वालों के अहले खाना के लिए, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक शेख हसीना की अवामी लीग से है, इनके लिए औरतों और माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व कर दी गई और तकरीबन 45% सीट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ 3000 बनती हैं वो मेरिट के लिए छोड़ी गई। इसलिए बांग्लादेश जहां बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 4 लाख बच्चा इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए टेस्ट देता है। इसलिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने इस फैसले के खिलाफ पुरअमन मुजाहरे निकालना शुरू कर दिए और गवर्नमेंट से ये मुतालबा किया कि वो जल्द से जल्द इस नाइंसाफ कोटा सिस्टम को ख़त्म करे। लेकिन फिर जब शेख हसीना की हुकूमत ने स्टूडेंट्स के मुतालबे सुनने के बजाय उन पर डंडे बरसा दिए, तब जाकर ये पुरअमन मुजाहिरे पुरतशद्दुद मुजाहिरों में बदल गए। और फिर इन पुरतशद्दुद मुजाहिरों से निपटने के लिए भी शेख हसीना की हुकूमत ने वंस अगेन बातचीत से मामलात को सुलझाने के बजाय और ज़्यादा पुरतशद्दुद और ख़तरनाक हथकंडे अपनाए। मुजाहिरीन पर आंसू गैस, शेलिंग, डंडों की बरसात कर दी और कर्फ्यू नाफिज कर दिया, जिसकी वजह से देखते ही देखते 100 से ज़्यादा लोग अपनी जान से चले गए। अब मामलात को ठंडा करने के लिए 21 जुलाई को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कोटा सिस्टम के फैसले को रिजेक्ट कर दिया और मेरिट का परसेंटेज 45% से बढ़ाकर 93% तक कर दिया। लेकिन इस फैसले से कुछ खास और ज़्यादा फायदा ना हो सका क्योंकि नुकसान हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ वक्त के लिए अमन बहाल ज़रूर हुआ, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मुज़ाकिरीन दोबारा रोडों पर आ गए और इस दफ़ा किसी कोटा सिस्टम के खिलाफ नहीं बल्कि शेख हसीना की हुकूमत के खिलाफ आए और शेख हसीना से माफ़ी मांगने का और इंटरनेट दोबारा रीस्टोर करने का मुतालबा किया, जिसे ऑफकोर्स इन्होंने मानने के बजाय दबाना पसंद किया। 4 अगस्त को तो ये इतनी आगे बढ़ गई कि इन्होंने मुज़ाहिरीन को दहशतगर्द कहकर उन्हें कुचलने का ऐलान किया। अब खास करके इनके इस ऐलान ने इनकी उल्टी गिनती शुरू कर दी, क्योंकि इनकी इस बात ने मुज़ाहिरीन के गुस्से की आंख पर तेल लगाने वाला काम किया। मुज़ाहिरीन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और दूसरी तरफ इन पर होने वाला जुल्म भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसकी वजह से तकरीबन एक ही दिन में 100 लोग अपनी जान से गए। इसके अगले दिन 5 अगस्त को तो मुज़ाहिरीन ने पीएम हाउस पर ही हल्ला बोल दिया, जिसके बाद जो हुआ वो सब तो हमने देखा। बांग्लादेश फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तकरीर की, जिसमें सबसे पहले तो इन्होंने शेख हसीना का इस्तीफे का ऐलान किया। Honorable Prime Minister has resigned from her post. जिस पर मुज़ाहिरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और जश्न का समा छा गया। इसके बाद इन्होंने मुज़ाहिरीन से पुरअमन रहने पर और फौज पर एतमाद करने के लिए कहा और इसके साथ साथ ये भी ऐलान किया कि चीज़ों को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए ये निगरां हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये क्लैरिफाई नहीं किया कि इस निगरां हुकूमत को ये चलाएंगे या कोई और सियासी लीडर, जिस पर बहुत से सवाल पैदा हो गए। क्योंकि नो डाउट अगर तारीख को देखें तो बांग्लादेश फौज का सियासत में अहम किरदार रहा है। आज़ादी के बाद तकरीबन 20 सालों तक तो
बांग्लादेश फौज ने ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुल्क चलाया था। शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल करने वाले भी आर्मी के ही जनरल्स थे। 2007 में जब बांग्लादेश में सियासी बहरान अपने उरूज पर था, शेख हसीना की अवामी लीग और खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अपने इख्तलाफात के चक्कर में मुल्क की बजा रही थी ना, तब भी बांग्लादेश फौज ने मामलात को सही करने के लिए सियासत में मुदाखलत की थी, जो कि देखा जाए तो इनकी आईनी जिम्मेदारी है। जी हाँ, हंगामी सूरत हाल में चीजों को बेहतर करने के लिए बांग्लादेशी आइन बांग्लादेशी फौज को किरदार अदा करने की इजाजत देता है, और इस तरह देखा जाए तो अभी जो इनकी तरफ से किया गया है वो इसी आईनी जिम्मेदारी की तकमील है। लेकिन अगर ये चीज़ों को बेहतर करने के बजाय, जैसा कि इनकी तरफ से वादा किया गया है, ये अगर मुल्क चलाने लग जाएंगे ना, तो उसकी ना तो बांग्लादेशी आइन में कोई इजाज़त है और उसके बहुत बुरे नताइज होंगे। अब बांग्लादेश के हालात जैसे चल रहे हैं, अवाम जितनी भड़की हुई है ना, बांग्लादेशी फौज गलती से भी ये गलती नहीं करेगी। और होपफुली अगर कोई गेम नहीं खेली गई, बांग्लादेशी अवाम जो हुकूमत चाहती है वो हुकूमत बनी, तो वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन बांग्लादेश के हालात दोबारा बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को एंड करता हूं। इन द एंड आपको पूछता हूं, आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के हवाले से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।